नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग सरकारी नीतियों और विकास के बारे में समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। एक टॉपिक है आपका, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आज की डेट में आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय सबसे पहले जो नीति है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारे पक्षों को आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है, स्वीकृति जो दी गई थी इस नीति को 15 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को स्वीकृति दी गई थी। यह नीति 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का स्थान लेगी। इससे पूर्व यह 1983 में राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति थी उसको लागू की गई थी। देखिए, इसमें जो उद्देश्य है कि जैसे सभी को वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना, तो यह उसका मूल उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ होंगी कि जैसे राष्ट्रीय संबद्ध व्यवसायिका। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी संबद्ध पेशेवरों की विनियमित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु एवं गुणवत्ता युक्त मानकों को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय संबद्ध व्यवसायिका परिषद जो है इसका गठन का प्रस्ताव रखा गया है इस नीति के अंतर्गत। अगली चीज कौन सी बॉडी है? चिकित्सकीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति में चिकित्सा सेवा के स्तर, सेवाओं के मूल्य, उपेक्षा, लापरवाही, अनुचित कार्यप्रणाली संबंधी शिकायतों, विवादों के शीघ्र समाधान हेतु एक पृथक अलग से एक सशक्त चिकित्सकीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। तो ये नीति में ये चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो ये भी देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मात्रात्मक लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना, वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाना। तो ये मात्रात्मक लक्ष्य हैं। और क्या लक्ष्य हैं? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 2025 तक 23 तक लाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मातृ मृत्यु दर को वर्तमान स्तर से घटाकर 2020 तक 100 के स्तर तक लाना। नवजात शिशु मृत्यु दर को 2019 तक घटाकर 28 करना। मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना। तो ये कुछ मात्रात्मक लक्ष्य हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के। अब देखिए, अगली जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय इस्पात नीति। ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017। तो देखिए, इसको शुरुआत की गई थी 3 मई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी। विज़न क्या है? विज़न ऐसा है कि एक ऐसे इस्पात उद्योग का निर्माण करना जो प्रौद्योगिकी दृष्टि से विकसित हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन क्रिएट देता हो, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। मिशन क्या है? मिशन की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए, इस्पात निर्माताओं को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। और क्या मिशन है? इस्पात उद्योग की आगतों को घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में इसका योगदान सुनिश्चित करना, विदेशों में कच्ची सामग्री की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश को सुविधाजनक बनाना और घरेलू इस्पात मांग को बढ़ाना। तो ये इसके मुख्य विज़न है, मिशन है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन की क्षमता हासिल करना, भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को मौजूदा 60 किलोग्राम से बढ़ाकर 2030-31 तक 160 किलोग्राम तक करना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं। और भारत को 2030-31 तक उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव, स्टील, इलेक्ट्रिक
स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास करना भी इसमें शामिल किया है, जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके, हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके, इस्पात की क्षमता इस्पात उत्पादन की क्षमता में विकास किया जा सके। इस्पात का महत्व देख लेते हैं, स्टील का महत्व। देखिए, इस्पात आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। भारत में हम लोग देखते हैं तो इसका उपयोग निर्माण, बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष, औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों, इस्पात के उपयोग का दायरा काफ़ी व्यापक है। जो इस्पात है सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का इस्पात की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत में प्रदर्शन, उद्योगों में प्रदर्शन किस तरीके से है कि जापान, ये कुछ डेटा है, ठीक है, और जापान को पीछे छोड़कर विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। प्रथम स्थान पर चीन है। 2016 में भारत का स्टील उत्पादन 3.32 मिलियन टन तक पहुंच गया। भारत के जीडीपी में इसका उद्योग का योगदान 2% है। 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। भारत में स्टील की प्रति व्यक्ति खपत जो है 60 किलोग्राम है, जो कि विश्व में औसत प्रति व्यक्ति स्टील खपत 208 किलोग्राम से काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये पूरे के पूरे पैमाने हैं। अब देखिए, अगला जो पॉलिसी है नई मेट्रो रेल नीति 2017। तो देखिए, 16 अगस्त 2017 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को स्वीकृति दी। और जैसे देखिए 2017 के बाद की जितनी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, बाद वाले लेक्चर्स में। उद्देश्य क्या है? नीति का उद्देश्य उत्तरदायी तरीके से देश के अनेक शहरों में लोगों की मेट्रो रेल की आकांक्षाओं को पूरा करना। अब तथ्यों की बात कर लेते हैं कि जैसे निजी निवेश तथा मेट्रो परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए नए तरीके अनिवार्य होंगे, ताकि पूंजी लागत वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन की बड़ी मांग पूरी की जा सके। केंद्रीय वित्तीय सहायता की इच्छुक सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में संपूर्ण प्रावधान के लिए कुछ अलग अलग घटकों के लिए, जैसे स्वचालित किराया संग्रह, सेवा संचालन, रखरखाव, ये सारी की सारी निजी भागीदारी भी इन सब चीज़ों में आवश्यक होगी। अब देखिए, राज्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो राज्यों को मेट्रो स्टेशनों के दोनों ओर 5 किलोमीटर की सुविधा क्षेत्र छोड़ने का कार्य सुनिश्चित करना होगा, ताकि फीडर सेवाओं, पैदल, साइकिल के रास्ते, परिवहन सुविधाओं के अंतिम छोर पर संपर्क किया जा सके। नई मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले राज्यों के लिए परियोजना रिपोर्ट में यह बताना आवश्यक होगा कि ऐसी सेवाओं के लिए निवेश का प्रबंध कहाँ से किया जाएगा। वैकल्पिक विश्लेषण के तहत क्या है कि जैसे BRTS यानी बस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, लाइट रेलवे ट्रांजिट सिस्टम और ट्रैमवे मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रेलवे की मांग भी की गई है। क्षमता, लागत और क्रियान्वयन सहजता की दृष्टि से मूल्यांकन करना, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहरी महानगरीय परिवहन प्राधिकरण का गठन अनिवार्य होगा। यह प्राधिकरण शहरों के लिए होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी के लिए 14% आंतरिक रिटर्न दर की व्यवस्था का प्रावधान करना होगा, जो कि वर्तमान में 8% है। देखिए, ट्रांजिट प्रेरित विकास का प्रावधान यह है कि जैसे मेट्रो जो होती है, मेट्रो गलियारे के साथ साथ सटीक एवं घने शहरी विकास को भी प्रोत्साहित किया जा सके। राज्यों को, जो हमारे राज्य होते हैं, राज्यों को मेट्रो परियोजनाएं रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि मेट्रो स्टेशन और उसकी अन्य शहरी भूमि में वाणिज्यिक संपत्ति के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। राज्यों के नियम कानून बनाने का अधिकार होगा। जैसे मेट्रो रेल से संबंधित जो कानून बनाएंगे तो वो राज्य बनाएंगे, और वे किराए में समय से संशोधन करने के लिए स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण गठित कर सकेंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे राज्य मेट्रो परियोजना को शुरू करने के लिए 3 वित्त पोषण विकल्पों में से किसी भी विकल्प के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया गया है। 10 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FDI के मानदंडों में कई संशोधन किए।
उद्देश्य क्या है? जैसे संशोधन का उद्देश्य यह है कि एफडीआई नीति को और स्थिर, अधिक अधिक उदार एवं सरल बनाना, ताकि देश में कारोबार में आसानी सुनिश्चित हो सके। संशोधन से लाभ क्या होंगे? जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि की जा सके, नई प्रौद्योगिकियों का आगमन हो सके, निवेश बढ़ सके, आय और रोजगार में वृद्धि हो सके। अब देखिए प्रमुख संशोधन कौन कौन से किए गए हैं कि जैसे एकल ब्रांड खुदरा में स्वतः मार्ग के लिए 100% तक एफडीआई की अनुमति भी सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य था। निर्माण क्षेत्र के लिए क्या है कि स्वतः मार्ग के लिए 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। विदेशी विमानन कंपनियों की मंजूरी, एयर इंडिया में 49% तक विनिवेश की अनुमति दी गई है। अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, इसी को एफडीआई कहा जाता है। और ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिल जाता है, जिससे उसका पैसा लगता है। जैसे मान लीजिए दूसरे देश की कंपनी है, हमारे यहाँ देश में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसको प्रबंधन में कुछ बहुत हिस्सा मिलता है और निवेश करता है भारत में। अब देखिए अगली जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। तो 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस नीति को स्वीकृति दी। नीति का आधार क्या है? खनन नीति के निर्माण के 7 आधार हैं कि जैसे पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति, उत्तरदायी और भागीदारी। तो ये 7 नीति के आधार बनाए गए हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति के उक्त 7 आधारों को केंद्र में रखते हुए इन लक्ष्यों को बनाया गया है। खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, सर्वसामान्य के लिए खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना, खनिजों के मूल्य को जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना, उपयुक्त आधारों पर जनसाधारण के खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना। अब देखिए खनन नीति के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं। जैसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, खनिजों का संरक्षण करना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना और खनिजों से प्राप्त राजस्व को राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति अंश से 1.85% को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना। तो ये उद्देश्य हैं खनन नीति के। और कुछ उद्देश्य हैं कि जैसे अवैध खनन, परिवहन पर नियंत्रण, खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना, जो खनिज उद्योग हैं उनमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, खनिजों के वैज्ञानिक विकास एवं तकनीकी ज्ञान सुविधाओं परामर्श को उपलब्ध कराना, खनिज संबंधी सूचना जो आंकड़े हैं उनको उपलब्ध कराना और उनको बढ़ाना, इस क्षेत्र में पूंजी निवेश का प्रोत्साहन एवं उद्यमिता का विकास करना। ठीक है। अब देखिए अगली जो नीति है राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो देखिए राष्ट्रीय महिला नीति 2000, देखिए ये जितनी भी नीतियां हैं इन चीज़ों को आप मेंस में तो प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन एसए में भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो डेटा है उसको एसए में भी यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला नीति 2016, राष्ट्रीय महिला नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी नए नए रूपों में प्रकट हो रही हैं। इनके निराकरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 17 मई 2016 को राष्ट्रीय महिला नीति का प्रारूप, टिप्पणियां एवं परामर्श हेतु जारी किया गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल तैयार करना जिससे महिलाएं और मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जारी मसौदे का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस मसौदे में महिलाओं का साइबर क्राइम से बचाव करना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सरोगेसी से मां को सुरक्षा देना, परिवार नियोजन में लैंगिक संवेदनशीलता लाना और इसके अलावा नई उभरती हुई चुनौतियों से निपटने संबंधी तत्व इस नीति में रखे गए हैं। अब देखिए परिचालन रणनीतियों की बात कर लेते हैं। एक सहभागी रणनीति के माध्यम से कार्य योजना केंद्र और राज्य स्तर पर अपनाई जाएगी। अंतर मंत्रालयी समिति की जहां तक बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर नीति का संचालन करने के लिए इस समिति को गठित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी।
नोडल एजेंसी की बात कर लेते हैं। नोडल एजेंसी जो होगी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। एक शीर्षस्थ संस्था होगी। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 जो है खाद्य एवं सुरक्षा, पोषण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा पर भी ध्यान देगी और आर्थिक उपायों को भी देखेगी। शासन एवं निर्णयन में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है उसको रोकने का कार्य करेगी। महिला सुलभ पर्यावरण का निर्माण करेगी और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं की सुभेद्यता को सुनिश्चित करेगी। अब अन्य प्राथमिकताएं कौन कौन सी है कि जैसे सभी विवादों के पंजीकरण हेतु ठोस प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के कार्यान्वयन को सार्वभौम एवं सुदृढ़ किया जाएगा। परिवार और समुदाय जैसे सामाजिक संस्थाओं को लिंग के प्रति संवेदनशील बनाकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को निजात दिलाए जाने संबंधी कार्य भी इस नीति के तहत किए जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। ठीक है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति मिली आपकी 12 मई 2016 को। भारत सरकार द्वारा इस नीति को स्वीकार किया गया। इसका नारा क्या है? रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ध्यान रखिएगा। बौद्धिक संपदा का क्या अर्थ है? जैसे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए इन बौद्धिक संपदा कार्यों पर अधिकार की प्राप्ति को ही क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। अब बौद्धिक संपदा की बात कर लेते हैं तो जैसे देखिए, व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किए गए बौद्धिक कार्य पर एक निश्चित समय तक प्राप्त विशेषाधिकार का संरक्षण पेटेंट कराना, अधिकारों का संरक्षण करना और उनका पेटेंट कराना कॉपीराइट अथवा ट्रेडमार्क के रूप में किया जाता है। भारत में बौद्धिक संपदा पश्चिम के विकसित देशों में लोगों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर जागरूकता है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी जागरूकता अभी नहीं है। यह जैसे देखिए जो बौद्धिक संपदा अधिकार नीति ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जैसे भारत में आज भी बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े लाभों के प्रति अधिकांश लोगों में अज्ञानता अथवा उदासीनता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह नीति अपरिहार्य हो जाती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों की बात कर लेते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के तहत 7 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ाना, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोक हित के बीच संतुलन कायम हो सके। ठीक है। सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण करना और अन्य शब्दों में कहें तो व्यवसायीकरण के जरिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के बारे में भी बात कर लेते हैं तो देखिए, इसको शुभारंभ किया गया था 1 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 में 2016 को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति का स्थान ग्रहण किया और ये नीति 5 वर्षों के लिए है। ठीक है। ध्यान रखिए, विज़न क्या है? इस नीति का विज़न है उत्तर प्रदेश को भारत में पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ठीक है। और इसके साथ साथ ही सर्वाधिक पर्यटन आगमन, पर्यटन आय प्राप्त करना, रोजगारों का सृजन करना, सर्वोत्तम पर्यटक अनुभव सुनिश्चित करना। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना, प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का लक्षित निवेश प्राप्त करना, आगामी 5 वर्षों में निरंतर 15% घरेलू पर्यटक आगमन एवं 10% विदेशी पर्यटक आगमन की वार्षिक वृद्धि करना, प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, आगामी 5 वर्षों में 10,000 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को खनिज जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना, प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को विरासत होटलों में परिवर्तित करना, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में क्या है कि 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना, सड़क, रेल, वायु के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के क्षेत्रीय संपर्कों में सुधार करना, राज्य भर में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं के मानकों को उन्नत करना और उच्च गुणवत्ता को पर्यटक अनुभव उपलब्ध कराना। दीपोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, गीता महोत्सव,
गंगा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव जैसे कार्यक्रम, पर्यटन समारोह एवं उत्सवों के माध्यम से स्थानीय उद्यमिता में सुधार करना। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति महानिदेशालय की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन एवं विकास बोर्ड अधिनियम 2015 के तहत किया गया था। ठीक है। अब देखिए अगला जो नीति है वो है जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018। तो इसकी स्वीकृति जो है 16 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सरकार की नई पहलों, मेक इन इंडिया हो गया जैसे स्वच्छ भारत अभियान एवं कौशल विकास आदि के संदर्भ में इस नीति का निर्धारण किया गया है। सरकार का मानना है कि जैव ईंधन नीति आयातों पर निर्भरता कम करने, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने, निवेश को बढ़ावा देने और स्वच्छ पर्यावरण एवं कचरे से धन सृजित करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। ठीक है, तो ये उद्देश्य हैं आपके। जैव ईंधन की श्रेणी को देख लेते हैं। श्रेणी में शामिल उत्पादों को देख लेते हैं कि जैसे पहली पीढ़ी में क्या है कि आधारभूत जैव ईंधन, जैव एथेनॉल, जैव डीजल ये आते हैं। दूसरी पीढ़ी में विकसित जैव ईंधन, एथेनॉल निगम के ठोस कचरे और ड्रप इन ईंधन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें। तीसरी पीढ़ी के थर्ड जनरेशन में क्या आता है? सीएनजी आता है। एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है, जिसके जो उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गई है, जैसे गन्ने का रस हो गया, चीनी वाली वस्तुएं हो गई जैसे चुकंदर, स्वीट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मनुष्य के उपयोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूँ, टूटा चावल, सड़े आलू, ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाएंगी। अब देखिए अगली जो नीति है वो है नई पोषाहार नीति, न्यूट्रिशन पॉलिसी। ठीक है, इसकी स्वीकृति 9 सितंबर 2018 को इस नीति आयोग द्वारा नई पोषाहार नीति की स्वीकृति दी गई थी। नीति को तैयार करने का कार्य जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। रेडी टू ईट पैकेट बंद भोजन बच्चों के लिए दिए जाने की बात कही गई है इस नीति में। और कार्य क्या है? घर ले जाने वाले भोजन और स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त किया जाना चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ केवल स्वयं सहायता समूह या स्थानीय तौर से निर्मित किए जाएंगे। भोजन देने की जगह पोषण देने की बात इसमें शामिल की गई है। ठीक है, अब देखिए जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों से 10 करोड़ बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाता है और घर ले जाने के लिए राशन देने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को समाप्त कर नई पोषाहार नीति में गर्म पके भोजन के स्थान पर रेडी टू ईट पैकेट को देने की बात कही गई है। आईसीडीएस क्या है? आईसीडीएस की शुरुआत तो 1975 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सर्वांगीण विकास करना। एक पहल में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य जो है शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातें हम लोगों ने नई पोषाहार नीति और जितनी भी जो नीतियाँ थी, कुछ नीतियों को हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।